बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 7 मनु भंडारी जी पढ़ेंगे। यह उनके द्वारा रचित रजनी एक पटकथा है जो एक धारावाहिक है। इसमें मनु भंडारी जी ने शिक्षा को एक व्यावसायिक रूप बताया है और उसके ऊपर व्यंग किया है। तो इस एकांकी के द्वारा वो हमारे सामने शिक्षा की क्या मनोदशा है, आज के समय में शिक्षा को किस तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो सारी विचारधाराएं हमारे सामने उन्होंने अपनी इस एकांकी के द्वारा प्रस्तुत की है। तो एकांकी शुरू करने से पहले हम मनु भंडारी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मनु भंडारी जी, जिनका जन्म 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी इन्होंने बहुत रचनाएं करी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। और जो भी कहानी और उपन्यास इन्होंने लिखे हैं उसमें एक क्रांति सी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जैसे इनके एक प्लेट सैलाब में हार गई थी निगाहों की तस्वीर। और इनकी जो पटकथा है रजनी, निर्मला स्वामी, दर्पण। पटकथाएं क्या होती हैं? एकांकी। तो उसमें से ये रजनी जो धारावाहिक है, जो अपने समय में बहुत मशहूर धारावाहिक रहा है, वो ही आज हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि शिक्षा पर आधारित है। मनु भंडारी जी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उड़ान पर था। नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया उनमें मनु जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कई पारिवारिक जीवन, कई नारी जीवन, कई समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में व्यक्त हुई। उन्होंने आक्रोश, व्यंग, संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। मनु भंडारी जी ने जो रजनी धारावाहिक हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो एक पटकथा है। और इसमें उन्होंने जो कि एक टीवी सीरियल धारावाहिक है अपने समय का, यह वह समय था जब हम लोग और दुनिया जैसे सॉप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वो वासु चटर्जी थे। इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। इनमें आपस में गुथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या में जूझती नजर आती है। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो अब इस एकांकी में मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि इस एकांकी के द्वारा हमें मनु भंडारी जी क्या बताना चाह रहे हैं। एकांकी की शुरुआत लीला के घर से होती है। रजनी लीला की पड़ोसन है। वे लीला को अपने साथ बाजार ले जाने के लिए उसके घर आई हुई है, लेकिन लीला के बेटे अमित का आज रिजल्ट आने वाला है, इसलिए रजनी वहीं रुक जाती है। रजनी भी अमित को बहुत स्नेह करती है क्योंकि अमित एक होनहार विद्यार्थी है। अमित भी रजनी आंटी को रोल मॉडल बताता है। अमित घर आता है, लीला और रजनी उसको बधाई देने लगती है। लेकिन जब अमित सभी में अपने मार्क्स अच्छे बताता है और गणित में उसके मार्क्स कम होते हैं, तो उसकी जो मम्मी होती है लीला, वो बोलती है तुम तो गणित में बहुत होशियार हो, तो फिर तुम्हारे गणित में मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो अमित बोलता है कि मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि मेरे चाहे मैं गणित में कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो इसमें रजनी बोलती है ऐसा तुमने क्यों कहा, क्योंकि जो उसके विद्यालय के अध्यापक थे वो क्या बोलते थे कि अगर
तुम चाहे कितने भी अच्छा एग्ज़ाम कर लो, पेपर कर लो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। ऐसा वो क्यों कह रहा था? क्योंकि वो ये चाहते थे कि मनु वो ये चाहते थे कि जो अमित हैं, लड़का जो होशियार है, उनके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब उनसे ट्यूशन करें। उन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना लिया गया है। तो यहाँ पे ये था कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चे जब अपने ही विषय में वो बहुत होशियार है तो उस विषय का ट्यूशन क्यों लगाए। लेकिन जो अध्यापक थे वो क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ट्यूशन नहीं लगाओगे तो तुम्हारे इस विषय में मार्क्स कम आएंगे। तो अमित के साथ ऐसा ही होता है। जब ये सारी बातें उसकी माँ को और रजनी को पता चलती है तो वो शिक्षा को इस तरह व्यवसाय करने पे वो उनको बहुत दुख होता है कि किस तरह शिक्षा का एक मजाक बना के रख दिया है। ये सारी बातें जब रजनी सुनती है तो वो दूसरे दिन अमित के स्कूल जाती है और उनके हेडमास्टर से उनकी बहुत बहसाबाजी होती है। यानी बहस करते हैं कि किस तरह आप ये स्कूल में बच्चे विषय में होशियार होने के बावजूद भी उसके मार्क्स कम आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रजनी एक ऐसी सामाजिक महिला है जो अगर किसी भी बात पे एक सुलझी हुई महिला कहते हैं, रजनी एक ऐसी सुलझी हुई महिला है। अगर वो किसी भी बात को गलत साबित करना चाहती है तो वो उसकी जब तक उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तो वो उस बात को पूरा अधूरा नहीं छोड़ती है। पूरा ही करके वो उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के ही उसे पूरा करती है। तो अब क्या होता है कि जो रजनी है वो अखबार के दफ्तर में जाती है। वो सोचती है देश में फैले इस भ्रष्टाचार को लोगों के बीच लाना ही होगा। संस्थापक रजनी के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संस्थापक रजनी का साथ देते हैं और कहते हैं अखबार वाले आपके साथ हैं। ये दृश्य 7 दशकों में ये जो रजनी दृश्य है एकांकी है, वो 7 दृश्यों में एक घटना घटित हुई है और विभाजित किया गया है और प्रत्येक दृश्य में कोई ना कोई एक घटना है। जब कोई लेखक सिनेमा में, टेलीविज़न में या किसी भी सृजनात्मक कार्य में संवाद लिखता है तो उस संवाद को लिखते हुए उसे यह ध्यान रखता है कि आखिर स्थिति कैसी है। लेखक जब पटकथा लिखता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि आखिर दृश्य लेखक से पहले उसके संकेत को बताया जाए। मनु भंडारी ने भी रजनी पटकथा में प्रत्येक दृश्य से पहले उन संकेतों को दिया है। और जो ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बताया गया है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसे सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने परिवार का गुजारा करना होता है। तो अमित यह जो अमित था वो मध्यम वर्गीय परिवार पे बिलोंग करता था। तो जिस विषय में वो कमज़ोर था उसकी माँ ने उसका उस विषय में ट्यूशन लगा दिया था। जबकि उसका क्या था कि गणित में होशियार होने के बाद भी उसके मार्क्स कम आते हैं। तो यह सारी स्थिति लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि समाज में शिक्षा को किस नज़रिए से देखा जा रहा है या उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एकांकी है जो भाग 1 है। और इस समरी के द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह लेखक शिक्षा को हमारे सामने के बारे में क्या बताना चाह रहा है कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षा को एक ऐसे नज़रिए से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिए या बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि शिक्षा का उनके जीवन में क्या महत्व है। ठीक है बच्चों,
तो आप ये आशा करती हूँ कि आपको ये एकांकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।